मास्टरमाइंड की शक्ति प्रेरक बल, मोटिव फोर्स। दौलतमंद बनने की ओर नवा कदम। दौलत कमाने में सफलता हासिल करने के लिए शक्ति जरूरी है। योजनाएं तब तक इनएक्टिव और व्यर्थ हैं जब तक कि उन्हें कार्य रूप में रूपांतरित करने की पर्याप्त शक्ति न हो। यह चैप्टर वो तरीका बताएगा जिसके द्वारा कोई व्यक्ति शक्ति हासिल कर सकता है। शक्ति को संगठित और बुद्धिमानी से निर्देशित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। शक्ति से हमारा तात्पर्य है वो संगठित प्रयास जो किसी व्यक्ति की इच्छा को उसके आर्थिक रूप में रूपांतरित करने के लिए पर्याप्त है। संगठित प्रयास दो या इससे अधिक लोगों के संयोजित प्रयास का फल होता है जो एक निश्चित लक्ष्य की ओर सद्भाव की भावना के साथ काम करते हैं। धन कमाने के लिए शक्ति आवश्यक है। धन कमाने के बाद उसे बनाए रखने के लिए भी शक्ति आवश्यक है। पहला, असीम शक्ति। ज्ञान के स्रोत से दूसरे किसी चैप्टर में बताए गए तरीके से संपर्क किया जा सकता है और इसमें रचनात्मक कल्पना की मदद भी ली जा सकती है। दूसरा, स्टोर्ड अनुभव। संग्रहित या स्टोर्ड अनुभव या उसका कोई हिस्सा जिसे सुव्यवस्थित और रिकॉर्ड किया गया है किसी भी अच्छी सार्वजनिक लाइब्रेरी में मिल सकता है। इस संग्रहित अनुभव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सार्वजनिक स्कूलों और कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है जहां इसे क्लासिफाई और व्यवस्थित किया गया है। तीसरा, प्रयोग और शोध। विज्ञान के क्षेत्र में और जीवन के लगभग हर अन्य क्षेत्र में लोग हर दिन नए फैक्ट्स को इकट्ठा कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं और व्यवस्थित कर रहे हैं। जब ज्ञान संग्रहित अनुभव के माध्यम से उपलब्ध ना हो तो हमें इसी स्रोत की तरफ मुड़ना होगा। यहां भी अक्सर रचनात्मक कल्पना का प्रयोग किया जाना चाहिए। ज्ञान इनमें से किसी भी स्रोत से हासिल किया जा सकता है। इसे निश्चित योजनाओं में व्यवस्थित करके और इन योजनाओं को कार्य रूप में परिवर्तित करके शक्ति में बदला जा सकता है। ज्ञान के इन तीन प्रमुख स्रोतों के परीक्षण से हमें यह पता चलता है कि अगर कोई अकेला व्यक्ति ज्ञान को इकट्ठा करने, उसे योजना में बदलने और फिर उसे कार्य रूप में परिवर्तित करने के लिए सिर्फ अपने ही प्रयासों पर निर्भर होता है तो उसे बहुत मुश्किलें आती हैं। अगर उसकी योजनाएं विस्तृत हैं और अगर वो बहुत विराट हैं तो आमतौर पर उसे दूसरों को अपने साथ सहयोग करने के लिए प्रेरित करना चाहिए और तभी वो उनमें शक्ति का आवश्यक तत्व भर पाएगा। मास्टरमाइंड के द्वारा शक्ति हासिल करना। मास्टरमाइंड को इस तरह परिभाषित किया जा सकता है, किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दो या दो से अधिक लोगों का सद्भाव की भावना के साथ ज्ञान और जोड़ना। कोई भी अकेला व्यक्ति बिना मास्टरमाइंड की मदद के बड़ी शक्ति हासिल नहीं कर सकता। पहले के एक चैप्टर में इच्छा को इसके आर्थिक रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से योजनाएं बनाने हेतु निर्देश दिए गए थे। अगर आप लगन और बुद्धि से इन निर्देशों का पालन करेंगे और अपने मास्टरमाइंड समूह के चयन में सावधानी रखेंगे तो आप ये मान लें कि आपने आधा सफर तय कर लिया है। हालांकि ये आपको उस समय महसूस नहीं होगा। आप शक्ति की उन एब्स्ट्रैक्ट संभावनाओं को बेहतर तरीके से समझ लें जो उचित रूप से चुने मास्टरमाइंड समूह के माध्यम से आपके सामने उपलब्ध हैं। इसीलिए हम यहां पर मास्टरमाइंड सिद्धांत के दो लक्षण स्पष्ट करेंगे, जिनमें से एक आर्थिक पहलू स्पष्ट है। आर्थिक लाभ किसी भी व्यक्ति द्वारा हासिल है जो अपने सहयोग से घेरे रखता है, जो उसकी दिल से मदद करने के इच्छुक होते हैं और ऐसा पूर्ण सद्भाव की भावना से करते हैं। सहयोग पूर्ण संबंध का ये प्रकार लगभग हर बड़ी दौलत का आधार रहा है। इस महान सच्चाई को समझ लेने से निश्चित रूप से आपका आर्थिक स्टेटस बदल सकता है। मास्टरमाइंड सिद्धांत का आध्यात्मिक रूप समझना जरा ज्यादा मुश्किल है। आप इस
एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट से एक महत्वपूर्ण सुझाव अपना सकते हैं। कोई भी दो व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते जिनके द्वारा किसी तीसरी अदृश्य और एब्स्ट्रैक्ट शक्ति की रचना न हो, जिसे तीसरे मन की संज्ञा दी जा सके। मानवीय मन ऊर्जा का एक रूप है और इसका एक हिस्सा आध्यात्मिक प्रकृति का होता है। जब दो लोगों के मन सद्भाव से संयोजित होते हैं तो दोनों की ऊर्जा के आध्यात्मिक यूनिट एक एडजस्टमेंट स्थापित कर लेते हैं जो मास्टरमाइंड के आध्यात्मिक रूप का निर्माण करता है। मास्टरमाइंड सिद्धांत या इसके आर्थिक स्वरूप की तरफ मेरा ध्यान 50 साल पहले एंड्रू कार्नेगी ने खींचा था। इस सिद्धांत की खोज मेरे जीवन के काम के विकल्प चुनने के लिए जिम्मेदार थी। कार्नेगी का मास्टरमाइंड समूह लगभग 50 लोगों के स्टाफ से मिलकर बना था, जिसे उन्होंने इकट्ठा किया था और उनका निश्चित लक्ष्य स्टील बनाना और उसे बेचना था। उन्होंने अपनी पूरी दौलत का श्रेय उस शक्ति को दिया जो उन्होंने अपने मास्टरमाइंड द्वारा हासिल की थी। किसी भी ऐसे व्यक्ति के रिकॉर्ड का एनालिसिस करें जिसने अबंडेंट धनराशि इकट्ठा की है और कई ऐसे लोगों का भी एनालिसिस करें जिन्होंने थोड़ी कम दौलत इकट्ठा की है, और आप पाएंगे कि उन्होंने जाने अनजाने में मास्टरमाइंड सिद्धांत का प्रयोग किया है। किसी भी अन्य सिद्धांत के द्वारा महान शक्ति हासिल नहीं की जा सकती। इंसान के मन की तुलना एक बिजली की बैटरी से की जा सकती है। ये एक सुपरिचित तथ्य है कि बिजली की बैटरियों का समूह एक अकेली बैटरी की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। यह भी एक सुपरिचित तथ्य है कि एक अकेली बैटरी उसी रेशियो में ऊर्जा प्रदान करेगी जितना कि उसके सेल्स की संख्या और क्षमता होगी। मन भी ठीक इसी तरीके से काम करता है और यही कारण है कि कई मन अन्य मनों की तुलना में अधिक प्रभावी होते हैं, और इससे हम महत्वपूर्ण तथ्य पर आते हैं। एडजस्टमेंट के भाव द्वारा मन का संयोजित समूह एक अकेले मन से अधिक विचार ऊर्जा जैसे बिजली की बैटरियों का समूह एक अकेली बैटरी की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान करेगा। इस तुलना से यह तत्काल स्पष्ट हो जाता है कि मास्टरमाइंड सिद्धांत में शक्ति का वो रहस्य है जिसके द्वारा उन व्यक्तियों को शक्ति प्राप्त होती है जो दूसरे लोगों के मस्तिष्क द्वारा खुद को घेरे रहते हैं। इससे एक और विचार मिलता है जो हमें मास्टरमाइंड सिद्धांत के आध्यात्मिक स्वरूप की समझ के और अधिक करीब ले जाएगा। जब व्यक्तिगत मन का समूह एडजस्टमेंट की भावना से संयोजित होता है और काम करता है तो इस गठबंधन से बढ़ी हुई ऊर्जा मिलती है जो उस समूह के हर व्यक्तिगत मन के लिए उपलब्ध होती है। यह एक सुपरिचित तथ्य है कि हेनरी फोर्ड ने अपना बिजनेस करियर गरीबी, अशिक्षा और अज्ञान की बाधाओं के बीच शुरू किया। यह भी उतना ही सुपरिचित तथ्य है कि 10 साल के कम समय में फोर्ड ने इन तीनों बाधाओं को पार कर लिया और 25 सालों में अपने आप को अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बना लिया। इस तथ्य के साथ ये अतिरिक्त ज्ञान भी जोड़ दें कि फोर्ड के सबसे तेज कदम उस समय नजर आए जब वो थॉमस अल्वा एडिसन के व्यक्तिगत मित्र बन गए, और आप ये समझना प्रारंभ कर देंगे कि एक मन का दूसरे पर प्रभाव क्या हासिल कर सकता है। एक कदम आगे जाएं और इस तथ्य पर विचार करें कि फोर्ड की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियां उस समय से शुरू हुई जब उनका परिचय हार्वे फायरस्टोन, जॉन बरोज और लूथर बर्बैंक, जिसमें से हर एक में महान मन की क्षमता थी, उनसे हुआ। और आपको इस बात का अधिक प्रमाण मिल जाएगा कि शक्ति मन के फ्रेंडली गठबंधन से मिलती है। इंसान उन लोगों की प्रकृति, आदतें तथा विचार की शक्ति लेता है जिनके साथ वो सहानुभूति और एडजस्टमेंट की भावना के साथ उठता बैठता है। एडिसन, बर्बैंक, बरोज और फायरस्टोन के साथ अपने संबंध के द्वारा फोर्ड ने अपनी खुद के मनः शक्ति में इन 4 लोगों की बुद्धि, ज्ञान, अनुभव और आध्यात्मिक शक्तियां भी जोड़ लीं। यही नहीं, उन्होंने मास्टरमाइंड सिद्धांत का प्रयोग भी किया जिसका तरीका इस पुस्तक में बताया गया है। यह सिद्धांत आपके लिए उपलब्ध है।
राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रोजवेल्ट सर्वश्रेष्ठ दिमाग वाले लोगों को वॉशिंगटन मास्टरमाइंड समूह बनाने के लिए लेकर आए। उन्होंने इस समूह का नाम भरोसेमंद दिमाग रखा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और दौरान उस समूह को विचार शक्ति के नाम से भी जाना जाने लगा और किसी भी विकट समस्या का हल निकालने के लिए ये लोग तुरंत बुलाए जाते थे। हमने पहले भी महात्मा गांधी का जिक्र किया है। शायद अधिकतर लोग जिन्होंने उस रिमार्केबल छोटे व्यक्ति के बारे में सुना है, उन्होंने बस इतना ही सुना होगा कि वो व्यक्ति जिसने बिना कोई फॉर्मल कपड़े पहने ही अंग्रेजों को परास्त कर दिया। वास्तविकता में गांधी जी कोई रिमार्केबल व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वो अपने काल के सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति थे। उनके अनुयायियों की संख्या ही इतनी अधिक थी, तो ये कहना एग्जैजरेशन नहीं होगा कि वो अब तक जन्म लेने वाले सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति थे। हम उस तरीके की स्टडी करें जिसके द्वारा उन्होंने अपनी विराट शक्ति हासिल की। इसे कुछ ही शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। उन्हें शक्ति इस बात से मिली कि उन्होंने 20 करोड़ लोगों को तन और मन से एडजस्टमेंट की भावना से एक निश्चित लक्ष्य के लिए संयोजित किया। संक्षेप में गांधी जी ने एक चमत्कार कर दिया, क्योंकि 20 करोड़ लोगों को किसी बात के लिए मजबूर करने के बजाय एडजस्टमेंट की भावना के साथ सहयोग करने के लिए प्रेरित करना एक चमत्कार ही कहा जाएगा। अगर आपको इस चमत्कार के होने में संदेह है तो आप 2 लोगों को एडजस्टमेंट की भावना के साथ सहयोग करने के लिए प्रेरित करके देखें, चाहे इसकी अवधि कितनी भी लंबी हो। हर व्यापारी जानता है कि कर्मचारियों से एडजस्टमेंट और सद्भाव से काम करवाना कितना मुश्किल होता है। शक्ति किन स्रोतों से हासिल की जा सकती है? इस लिस्ट में आपने देखा है कि सबसे ऊपर असीम शक्ति आती है। जब 2 या 2 से अधिक लोग सद्भाव की भावना से कनेक्टेड होते हैं और किसी निश्चित लक्ष्य की ओर कार्य करते हैं, तो वो इस गठबंधन द्वारा खुद को ऐसी स्थिति में ले आते हैं जहां वो असीम शक्ति के शाश्वत स्टोर हाउस से सीधे शक्ति हासिल कर सकें। ये शक्ति के सभी स्रोतों में महानतम स्रोत है। ये वो स्रोत है जिसकी तरफ जीनियस और हर महान लीडर मुड़ता है, चाहे वो इस तथ्य से परिचित हो या ना हो। 2 अन्य प्रमुख स्रोत जिनसे वो ज्ञान हासिल किया जा सकता है, जो शक्ति के हासिल करने के लिए आवश्यक है, उतने विश्वसनीय हैं जितने के इंसान की 5 ज्ञानेंद्रियां। इंद्रियां हमेशा विश्वसनीय नहीं होती। आगामी चैप्टर्स में वो तरीके विस्तार से बताए जाएंगे जिनके द्वारा असीम शक्ति से सबसे अधिक तीव्रता से संपर्क किया जा सकता है। ये धर्म पर कोई कोर्स नहीं है। इस किताब में वर्णित किसी भी मूलभूत सिद्धांत का एनालिसिस इस तरह नहीं किया जाना चाहिए जैसे ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी इंसान की धार्मिक आदतों में हस्तक्षेप करने का इरादा रखता हो। इस पुस्तक का एक ही उद्देश्य है और वो ये कि ये लिसनर्स को निर्देश दे कि वो धन की अपनी इच्छा के निश्चित लक्ष्य को किस तरह इसके आर्थिक रूप में रूपांतरित करें। पढ़ें, सोचें और जब आप सुने तो उस पर चिंतन करें। जल्द ही पूरा विषय आपके सामने खुल जाएगा और आप इसे सही पहलू से देख सकेंगे। धन शर्मीला और संकोची है। इसे उसी तरह मनाना पड़ता है और इसका दिल जीतना पड़ता है जिस तरह से कोई दृढ़ संकल्प वाला प्रेमी अपनी पसंद की लड़की का पीछा करता है। और मजेदार संयोग ये है कि धन का पीछा करने में जिस शक्ति का प्रयोग होता है उसी से मिलती जुलती शक्ति का प्रयोग किसी लड़की का पीछा करने में किया जाता है। धन की तलाश में इस शक्ति का सफलतापूर्वक प्रयोग तब होता है जब इसे विश्वास के साथ मिलाया जाए। इसे चाहत के साथ मिलाना चाहिए, इसे लगन के साथ मिलना चाहिए। इस योजना के द्वारा इस पर अमल करना चाहिए और उस योजना को कार्य रूप में परिवर्तित करना चाहिए। अपना मास्टरमाइंड समूह बनाने वाला सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल इंटेल कॉरपोरेशन के सीईओ एंड्रू ग्रोव हैं। ग्रोव ऐसी टीम के साथ काम करते थे जिसमें तकनीकी, मार्केटिंग, वित्तीय और एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य देखने वाले पुरुष और महिलाएं बिल्कुल
अनौपचारिक तरीके से काम करते थे। सबसे खास बात थी कि कोई निजी ऑफिस नहीं था, न ही पार्किंग के लिए जगह, और अधिकारियों को कोई विशेषाधिकार भी नहीं थे। कर्मचारियों को यह उदार विकल्प दिया गया था कि अगर कंपनी फायदे में होती है और स्टॉक उठता है तो वो उसमें पूंजी लगा सकते हैं। ये टीम आपको कैजुअल दिख सकती है, पर ग्रोव की जरूरतें बड़ी सख्त हुआ करती थीं। जब सन 1976 में इंटेल संकट के दौर से गुजर रही थी तो टीम ने खुद की इच्छा से अधिक प्रयास किया, कई घंटे अधिक काम किया और अपनी समस्याओं का हल निकालने के लिए भरसक कोशिश की। ऐसे ही एक अन्य अवसर में इंटेल पेंटियम चिप में थोड़ी सी कमी रह गई, जिससे कुछ ऑपरेशंस में दिक्कत पड़ने लगी। ग्रोव ने $475 मिलियन खर्च करके उन चिप्स को वापस लेकर नई चिप से रिप्लेस कर दिया। ग्रोव ने अपने लोगों को छोटे समूहों में काम करने के लिए प्रेरित किया। हर किसी को अपना रोल ढंग से पता था। हर किसी ने अपने अनुभव, ज्ञान और रचनात्मकता के हिसाब से काम किया। टीम मेंबर इस तरह से प्रशिक्षित किए गए थे और इतने प्रेरित थे कि वो अपना 100% देने के लिए बिल्कुल तैयार थे। जब भी संकट का दौर होता, टीम अपने मन से अधिक समय देती, अधिक ऊर्जा और अधिक दिमाग लगाती, जिससे वो समस्याओं को हरा सकें। जब धन उस मात्रा में आता है जिसे अकूत दौलत कहा जाता है, तो यह धन अर्जित करने वाले व्यक्ति की तरफ उतनी ही आसानी से प्रवाहित होता है जितनी आसानी से पानी पहाड़ से नीचे बहता है। शक्ति की एक महान अदृश्य धारा मौजूद है जिसकी तुलना एक नदी से की जा सकती है, सिवाय इसके कि इसका एक हिस्सा एक दिशा में बहता है और जो लोग धारा की उस दिशा से इसमें प्रवेश करते हैं, ये धारा उन्हें दौलत की तरफ ले जाती है, जबकि इसकी विपरीत दिशा में बहने वाली धारा बाकी लोगों को नीचे की तरफ, गरीबी और दुख में ले जाती है, जो इतने दुर्भाग्यशाली होते हैं कि वो अपने आप को इस धारा से निकालकर धारा के दूसरी तरफ नहीं ले जा सकते। हर आदमी जिसने अबंडेंस में दौलत हासिल की है, जीवन की इस धारा के अस्तित्व को पहचानता है। यह इंसान की चिंतन प्रक्रिया से संबंधित है। विचार का सकारात्मक भाव धारा का यह पहलू है जो इंसान को दौलत की तरफ ले जाता है। नकारात्मक भाव धारा का वो पहलू है जो इंसान को गरीबी की तरफ नीचे ले जाता है। यह उस व्यक्ति के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण विचार है जो दौलत हासिल करने के उद्देश्य से इस पुस्तक को सुन रहा है। अगर आप शक्ति की धारा के उस तरफ हैं जो गरीबी की तरफ ले जाती है, तो ये एक चप्पू का काम कर सकता है जिसके द्वारा आप अपने आप को धारा के दूसरी तरफ धकेल सकते हैं। यह आपकी मदद केवल तभी कर सकता है जब आप इस पर अमल करें और इसका प्रयोग करें। सिर्फ पढ़ने से और इसे सुनने से, अच्छा बुरा बताने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। गरीबी और अमीरी अक्सर स्थान बदलती है। जब अमीरी गरीबी की जगह लेती है तो यह परिवर्तन आमतौर पर अच्छी तरह से सोची गई और सावधानी से अमल में लाई गई योजना के द्वारा आता है। गरीबी को योजना की कोई जरूरत नहीं होती, इसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये साहसी और निर्मम होती है। अमीरी संकोची और शर्मीली होती है, इसे आकर्षित करना होता है। हर कोई अमीर बनने की इच्छा कर सकता है और अधिकतर करते भी हैं, पर बहुत कम लोग अपनी इच्छा को निश्चित योजना और ज्वलंत इच्छा से भरकर अमीरी की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं। रॉस पेरोट एक मजबूत मन वाले, दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाले व्यक्ति थे। यह खासियत सिर्फ उनकी ही नहीं थी, बल्कि उनके आसपास के मास्टरमाइंड समूह के लोग भी ठीक वैसे ही थे। उनके पास धन कमाने की एक ज्वलंत इच्छा थी और आखिरकार उन्होंने इसे प्राप्त कर ही लिया। इससे पहले वो इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा सिस्टम की नींव रखते, वो आईबीएम में एक सेल्समैन के रूप में काम करते थे। उन्हें डर था कि कहीं आईबीएम छोड़कर नई कंपनी खोलने का उनका सपना एक गलती न साबित हो जाए, पर इस डर से वो रुके नहीं। उन्हें अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा था। उनकी सफलता का राज
दृढ़ता के साथ अपने सपनों के साथ खड़ा रहना था और उस ऊर्जा को अपने टीम के मास्टरमाइंड समूह के लोगों तक पहुंचाना था, जो उन्हें सफलता और अमीरी की ओर आगे बढ़ा सके। पेरोट को यह बात पूर्णतया पता थी कि उनकी कमिटमेंट चमत्कार कर सकती है। ईडीएस को मिले उस कॉन्ट्रैक्ट ने सही साबित किया, जो उस समय कंप्यूटर इंडस्ट्री में सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था। कंपटीशन में दो कंपनियां थीं, आईबीएम और ईडीएस। आईबीएम बड़ी अमीर कंपनी थी और उनके पास बहुत बड़ा अनुभवी स्टाफ था, जबकि ईडीएस के पास छोटी और समर्पित टीम थी। पेरोट को याद है, कंपटीशन से करीब 30 दिन पहले मैं अपनी टीम के पास जा पहुंचा, जहां मेरी 15 सदस्यीय टीम थी। उन्होंने कहा, शायद हम जीत न पाए, पर यह अनुभव बड़ा जानदार होगा। मैं उन व्यक्तियों पर टूट नहीं पड़ा और उन्हें कमरे से बाहर नहीं निकाल दिया, बल्कि मैं ब्लैक बोर्ड पर गया और वहां सफलता के 7 मूल मंत्र लिखे, जिनसे हमें जज किया जाना था। तभी पीछे से एक धीमी सी आवाज मेरे कानों में सुनाई दी, इस तरह तो हम उन्हें 7-0 से हराने वाले हैं। यही वो दिन था जब हम कंपटीशन के पहले ही जीत चुके थे। पेरोट बताते हैं कि इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के बाद स्टॉक मार्केट में हमारी धमक सुनाई देने लगी। हजारों नई नौकरियां निकालनी पड़ी, कर्मचारियों को बोनस देना पड़ा और इसके लिए उन्हें पुरस्कार दिया गया। उन्हें लगता है कि यह सब सेटिस्फैक्शन का विषय था, जिससे हर किसी को लगने लगा कि यह डील हमारी मेहनत के दम पर हासिल हुई है और हमने अपने इंडस्ट्री के सबसे बड़े लोगों को हराया है। यही एक कंपनी को अलग बनाती है। टीम की तरह काम करने से, मास्टरमाइंड समूह का उपयोग करके ही किसी भी बड़े से बड़े विरोधी को हराया जा सकता है।